Hello everyone, welcome you all in Law Vita. In this video, we are discussing an important topic of UP Revenue Code, that is surrender. तो हम लोग जानेंगे कि सरेंडर क्या है, ये कौन सा राइट है और यूपी रेवेन्यू कोड के कौन से प्रोविजंस में ये कवर होता है और क्या इस सरेंडर के कॉन्सेप्ट का इफेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सरेंडर क्या होता है। देखो, आम भाषा में बात करें तो सरेंडर का मतलब है त्याग देना। वही यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स गिविंग अप ऑफ अ राइट ऑफ भूमिधर और लीज बिफोर इट्स एक्सपायरेशन। अगर हम इस पर्टिकुलर यूपी रेवेन्यू कोड की बात करें तो यहाँ पे सरेंडर का मतलब है कि जो भूमिधर है और जो आसामी है, ये दोनों ही कौन है, ये मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने यूपी रेवेन्यू कोड के पास लेक्चर देखे हैं। दैट वाज पर्टिकुलरली द क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर, जिसमें हमने डिस्कस किए थे अंडर सेक्शन 74, 75, 76, 77 एंड सो ऑन, दैट देयर वर 4 क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर। कौन कौन सी? भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसामी और गवर्नमेंट लेसी। तो यहाँ सरेंडर का जो राइट है वो 2 लोगों को दिया गया है, पहला भूमिधर को, ठीक है, और दूसरा आसामी को। इन दोनों के ही पास राइट है कि ये अपने राइट ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी इसे गिव अप कर सकते हैं, राइट। लेट्स रीड अहेड। द वर्ड सरेंडर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 118 एंड 119। तो इस ये जो सरेंडर का कॉन्सेप्ट है ये यूपी रेवेन्यू कोड के पर्टिकुलरली सेक्शन 118 यानी कि 118 और 119 में एक्सप्लेन है। 118 पर्टिकुलरली भूमिधर के इस राइट को एक्सप्लेन करता है और 119 आसामी के। डिटेल में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सरेंडर का कॉन्सेप्ट हमें ये कनोट करता है दैट द टेन्योर होल्डर हैज़ अ राइट कि वो अपने जो राइट ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी है इसको गिव अप कर सकते हैं, इसको रिलिंक्विश कर सकते हैं इन फेवर ऑफ सम अनदर पर्सन। तो देखो, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो यहाँ पे मेंशन है पर्टिकुलरली दैट ये जो सरेंडरिंग का राइट है, द सरेंडरिंग ऑफ वंस होल्डिंग, ये यूपी रेवेन्यू कोड में सिर्फ भूमिधर और आसामी को ही अवेलेबल है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने बात की कि भूमिधर को भी राइट है कि वो सरेंडर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी में राइट्स को या प्रॉपर्टी को, एंड सिमिलरली आसामी को भी राइट है सरेंडर करने का। लेकिन इन दोनों के ही राइट में एक फ़र्क है, बहुत मामूली सा फ़र्क है, पर कहने को बड़ा फ़र्क भी है वो, कि भूमिधर अपनी होल्डिंग में से जो राइट सरेंडर कर रहे हैं वो इंटायर होल्डिंग का भी कर सकते हैं या उसके किसी पार्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड जो आसामी है उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी होल्डिंग का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा सरेंडर कर दें, त्याग दें और बाकी का अपने पास रखें। नहीं, अगर वो अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से करेंगे। उन्हें अपनी पूरी होल्डिंग की जो राइट है उसको सरेंडर करना होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के ही राइट एग्जीक्यूशन में। भूमिधर अपनी होल्डिंग का पार्ट भी सरेंडर कर सकते हैं या पूरा भी कर सकते हैं, जबकि आसामी को पूरी की पूरी होल्डिंग ही सरेंडर करनी होती है, ठीक है। चीज़ें आसान थी। ये एक गुड इंट्रोडक्शन हो गया। आप बताइएगा सरेंडर जनरली क्या है और रेवेन्यू कोड के कौन कौन से सेक्शंस कवर करते हैं, उनमें ये राइट भूमिधर और आसामी को दिया है और इन दोनों के राइट में एक कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली दोनों सेक्शंस डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शन 118 डिस्कस करते हैं। तो वैसे मैंने बता दिया, सेक्शन 118 भूमिधर के बारे में बात करते हैं, 119 आसामी के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे 118 डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से, व्हाट ऑल इज अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अगर भूमिधर चाह रहे हैं कि वो अपनी होल्डिंग को सरेंडर करे तो उसके लिए उन्हें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो दीज आर फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्हें एक एप्लीकेशन तैयार करना होगा विच इज़ बेसिकली अ नोटिस। वो नोटिस दे रहे हैं जो प्रशासन है, जो अथॉरिटीज़ है उनको, एंड दिस एप्लीकेशन मस्ट बी इन राइटिंग। आप लिखित रूप से देंगे, ठीक है। और किस किस क्या क्या उसके अंदर कवर होगा, व्हाट इज़ ऑल द प्रोसीजर, वो पर्टिकुलरली रूल 110 में प्रोवाइडेड है, प्रिस्क्राइब्ड है, तो उसे फॉलोअप किया जाएगा। उस एप्लीकेशन में आप अपना नाम बताएंगे, अपना रेसिडेंस बताएंगे, एक गाटा नंबर होता है, गाटा नंबर बताएंगे, लैंड रेवेन्यू का क्या आपका नंबर्स हैं, आप उन्हें
स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद क्या आप उसके फुल ओनर हैं या आप को शेयरर हैं, अगर को शेयरर हैं तो वो को शेयरर कौन है, उसका कितना शेयर है, एंड अबव ऑल कि आपका क्या कारण है जिस वजह से आप सरेंडर कर रहे हो अपने राइट को अपॉन दैट पर्टिकुलर होल्डिंग। और ये सब आप सबमिट करोगे टू द तहसीलदार। अब देखना एक चीज़ ध्यान रखना, अभी ना पूरे लेक्चर में 2-3 अथॉरिटीज़ के नाम आएंगे, तो वो आपको क्लैरिटी रखनी है कि कब एप्लीकेशन किसे दी जा रही है, फिर वो किसको फर्दर प्रोसीड कर रहा है, फिर वो किसको पहुंचा रहा है। तो इस हायरार्की में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले अथॉरिटी आई है आपके तहसीलदार की। जो आपकी एप्लीकेशन है वो आप तहसीलदार को देंगे विद ऑल दीज एन्यूमरेंट्स कि क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, और प्लस आपको रीज़न बताना है दैट वाई यू आर सरेंडरिंग नाउ। अब जैसे ही तहसीलदार के पास ये एप्लीकेशन पहुंच गई, वो इसका जो नोटिस है वो इंटीमेट करेंगे टू दी चेयरमैन ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमिटी। सो देयर इज़ अ लैंड मैनेजमेंट कमिटी जो कि प्रिवेल करती है। उनके जो चेयरमैन होंगे उन्हें ये एप्लीकेशन फर्दर अप की जाएगी बाय तहसीलदार, ठीक है, और थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट। कई बार क्या होता है ना, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूपी जुडिशरी एग्जामिनेशन, तो उसमें प्रिलिमिनरी में आ जाएगा कि भाई किस मोड से जो नोटिस है वो तहसीलदार के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द चेयरमैन ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमिटी। सो दैट इज़ थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है। और ऊपर वो पॉइंट था कि एप्लीकेशन रिटन में होनी चाहिए या ओरल में, सो इट मस्ट ऑलवेज बी इन राइटिंग, राइट। अब जैसे कि लैंड मैनेजमेंट कमिटी के पास पहुंच गई है वो एप्लीकेशन उस भूमिधर की, देन क्या ऑब्जेक्टिव है इस लैंड मैनेजमेंट कमिटी तक इस एप्लीकेशन को पहुंचाने का। द ऑब्जेक्टिव इज़ कि अब भूमिधर को बुलाया जाएगा एंड वेरीफाई किया जाएगा पहली चीज़ कि क्या जो उसने ये राइट सरेंडर किया है वो उसने वॉलंटरली किया है या नहीं, किसी तरह का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव तो नहीं था, एंड क्या जेन्युइननेस है कि ये बिल्कुल सही बात है कि वो खुद ही अपनी स्वेच्छा से सरेंडर कर रहा है, एंड ऑल्सो टू नो कि वाई ही सरेंडरिंग, क्या कारण रहा है। जैसे कि वी हैव हर्ड समटाइम्स कि कई बार कुछ किसान लोग होते थे एंड दे हैड टू attain certain money for the marriage of their daughter, और उसके लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए दे sometime used to surrender their right upon their holding। तो वो एक कारण बन जाता था कि भाई क्योंकि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो लोग अपनी ज़मीन को, उस पर जो राइट्स होते थे उन्हें बेच देते थे या उन्हें सरेंडर कर देते थे। सो दिस इज़ ओनली वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। तो इस तरह का क्या का कारण है सरेंडर का वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट इज़ मैंडेटरी दैट ये सब जो वेरिफिकेशन हो रहा होगा भूमिधर का, दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस, 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस होंगे। अगेन दिस इज अ प्रिलिमिनरी पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड कि 2 विटनेस होना इज नेसेसरी। देन आफ्टर द चेयरमैन ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमिटी वो सारे रीजंस वगैरह को रिकॉर्ड करेंगे और उस भूमिधर के एज वेल एज जो विटनेसेस हैं उनके सिग्नेचर्स ऑब्टेन करेंगे। देन आफ्टर the chairman shall obtain the physical possession of the land and intimate the same to the SDO। और उसके बाद क्या, जो चेयरमैन है लैंड मैनेजमेंट कमिटी के वो उस लैंड का फिजिकल पोजेशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, एंड इस सब की जानकारी दी जाएगी SDO को, सब डिविजनल ऑफिसर को। तो देखा आपने, पहली अथॉरिटी थी तहसीलदार, दूसरी अथॉरिटी थी द चेयरमैन ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमिटी, एंड द थर्ड अथॉरिटी हियर इज द SDO। तो हिरार्की आपको याद रखनी है, पहले किसके पास एप्लीकेशन गया, फिर किसके पास गया, एंड जो फाइनल आपको जो इंटीमेशन है वो किसको किया गया, ठीक है। दिस इज ऑल दी प्रोसीजर। एंड जैसे हमने बताया था पहले आपको कि भूमिधर के पास ये राइट होता है कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को भी सरेंडर कर सकता है या वो उसके किसी पार्ट को भी कर सकता है। सो इन दैट केस जो तहसीलदार है वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे इन देयर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कि अब कितना लैंड रेवेन्यू रिड्यूस होना है एंड अब कितना पेएबल होगा, जो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ सारी रिकॉर्ड्स में मेंटेन की जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट द राइट ऑफ सरेंडर ऑफ भूमिधर। अब हम लोग सेक्शन 119 पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे विच इज़ डीलिंग विद द सरेंडर ऑफ होल्डिंग बाय आसामी। आसामी आप लोगों को याद होगा, एज आई टोल्ड यू इट इज़ वन ऑफ द टेन्योर क्लासिफिकेशन ऑफ टेन्योर होल्डर। ये सबसे माइनर फॉर्म ऑफ क्लास थी जिनके पास परमानेंट राइट नहीं होता था
राइट. दे हैड द लीज ऑफ द प्रॉपर्टी, बट वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करते थे. ठीक है, वो परमानेंट राइट नहीं था, वो ट्रांसफरेबल राइट नहीं था. ये कुछ इनके की फीचर्स थे. सो द आसामी ऑफ अ ग्राम पंचायत और भूमिधर ऑफ राइट टू क्विट हिज राइट फ्रॉम लैंड अंडर सेक्शन 119. तो वही बात करें कि चाहे आसामी ग्राम पंचायत का है या फिर वो किसी भूमिधर का है, उसके पास राइट है कि वो अपने उस राइट को क्विट कर सकता है, द राइट ऑफ आसामी फ्रॉम द लैंड अंडर सेक्शन 119. ऑल्सो दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि आसामी के पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी जो सरेंडरिंग कर रहा है पोजेशन का वो इन पार्ट्स कर दे. नो, ही हैज़ टू डू द सरेंडर ऑफ हिज होल्डिंग और ऑफ हिज पोजेशन इन फुल. राइट. तो इसके लिए वो अगेन एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं. दैट एप्लीकेशन मस्ट बी इन राइटिंग एंड एज पर द रूल्स ऑफ 113. तो ये दोनों याद रखना. अगेन दिस माइट बी अ क्वेश्चन ऑफ प्रिलिमिनरी कि जो भूमिधर एप्लीकेशन तैयार करते हैं दैट विल बी इन अकॉर्डेंस विद रूल नंबर 110, और जो आसामी तैयार करते हैं दैट इज एज पर रूल 113 ऑफ द रूल्स 2016. तो अगेन ये जो एप्लीकेशन है वो तहसीलदार के पास जाती है. thereafter अंडर द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार द लैंड मैनेजमेंट कमिटी शैल एक्वायर द फिजिकल पोजेशन ऑन स्पॉट ऑफ इट. तहसीलदार के ऑर्डर्स पर जो लैंड मैनेजमेंट कमिटी है वो उस प्रॉपर्टी का या उस होल्डिंग का फिजिकल पोजेशन ऑन स्पॉट अक्वायर कर लेते हैं. सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ हाउ इज अ प्रोसीजर ऑफ सरेंडरिंग ऑफ होल्डिंग बाय आसामी. अब लास्ट हेडिंग है हमारी इस लेक्चर की, द इफेक्ट ऑफ सरेंडर. ठीक है, क्या इफेक्ट होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. तो इसी का अगला सेक्शन 120 के बारे में डील करता है. इट स्टेट्स कि एज द मोमेंट सरेंडर हो गया, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर, ये माना जाएगा कि भूमिधर हो चाहे आसामी हो, हुएवर द पर्सन इज इन द पर्टिकुलर केस, उनके पास अब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस लैंड से रिलेटेड ना ही कोई टाइटल है, ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई राइट है, और उनके जितने भी राइट्स थे, जितने भी क्लेम्स थे, वो सब उसी दिन से खत्म हो गए. दे ऑल हैव बीन relinquished फ्रॉम दैट वेरी डेट. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट देर आफ्टर देर इज ऑल्सो अ पोजिशन ऑफ लेखपाल. तो लेखपाल जो होते हैं वो तहसीलदार को रिपोर्ट करेंगे कि मेक दी करेक्शंस जो भी रिक्वायर्ड हैं इन ऑल दी रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू लैंड एंड लैंड रेवेन्यू, और उन सब को करेक्ट करो एंड मेक इट डन बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज बिफोर 31 मार्च, है ना, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे खत्म होता है. 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा. एंड द थर्ड पॉइंट हियर इज इफ आपने सरेंडर कर दिया, यू हैव मेड द एप्लीकेशन टू द तहसीलदार आइदर भूमिधर और आसामी, बट स्टिल आपने अभी तक अपना फिजिकल पोजेशन नहीं छोड़ा है, देन इन दैट केस तहसीलदार के पास राइट होता है दैट ही मे स्टिल रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म द सेम टू द टेन्योर होल्डर एज वेल एज द लैंड मैनेजमेंट कमिटी. वो बताएगा भाई क्योंकि तुम फिजिकल पोजेशन नहीं छोड़ रहे हो, नाउ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर एप्लीकेशन, वो रिजेक्ट हो चुकी है एंड आपका जो सरेंडर का राइट है अब एग्जीक्यूट नहीं होगा. और उसकी जानकारी उस पर्टिकुलर टेन्योर होल्डर को भी दी जाती है एज वेल एज टू द लैंड मैनेजमेंट कमिटी. So these are certain effects, the key effects of the right of surrender. Right, so I hope you have understood the concept well. आप लोगों को कोई डाउट है, do let me know in the comment section. वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा, and please do share it with your friends and colleagues so that it will get reach to more number of people. And अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा. I'll be back soon with another lecture. Till then everyone, keep studying, stay healthy. And all the best to everyone whosoever is having the exams. Thank you so much. Bye bye.